नमस्ते। मेरा नाम है अंकित मौर्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा पे। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के पीवाईक्यू सीरीज़ में साइंस वाले सेक्शन में आज हमारा सेट 15 है। ये हमारा साइंस वाले सेक्शन में आज लास्ट क्लास है। ठीक है, आज हमारा कौन सा लेक्चर है? 15th। ठीक है, हमने हर सेट में लगभग कितने क्वेश्चन किए हैं? लगभग 25 क्वेश्चन। तो टोटल 25 × 15 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास देखते हैं। CH4 में कार्बन की संयोजकता क्या होती है? CH4 कैसे बनेगा? कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, ऐसे ही दिखता है CH4। ठीक है, यानी कि इसका और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो लिखेंगे 2 6। ठीक है, अब इसके प्रथम कोष में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, बाहरी वाले कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसको अक्रिय बनने के लिए? कुल मिला के इसको ये 2 और 4 होंगे ना, 2 और 4 होंगे। टोटल इसको 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी बाहरी कोष में, लेकिन है कितने? 4 ही। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो यानी जब इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है तो यानी कि ये 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसने 4 बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ, 1 2 3 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। कितनी हो गई इसकी वैलेंसी? 4। ठीक है, वैलेंसी यानी कि इसका संयोजकता का मतलब होता है संयोजन करने की क्षमता, यानी कि कौन कितना बॉन्ड बना सकता है उसी को बोलते हैं संयोजकता। ठीक है, तो इसमें कितने बॉन्ड बनाए इन्होंने? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ये वाला क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। हमने उस समय देखा था ना कि मानव कौन सा जानवर है? मैमल है। तो मैमल के जो हृदय होते हैं उनमें कितने कोष्ठ होते हैं? टोटल 4 कोष्ठ होते हैं। कितने? 4। ठीक है, 2 आलिंद और 2 निलय। ठीक है, सिलेंडरों में प्रयुक्त होने वाली खाना पकाने को द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या होती है? LPG यानी कि क्या होती है? ये ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। कौन सी होती है गैस? ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। तो इनमें से क्या सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी सही हुआ है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द्रव्यमान लंबाई और समय के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली मात्रक क्या कहलाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली मतलब SI यूनिट। तो द्रव्यमान की जो SI यूनिट होती है क्या होती है? इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। द्रव्यमान की SI यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। ठीक है, और लंबाई किस में नापते हैं? हम मीटर में नापते हैं। समय को किस में नापते हैं? सेकंड में नापते हैं। ठीक है, ये तीनों कहाँ पे दिए हुए हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो इसके SI यूनिट क्या हो गए? किलोग्राम, मीटर और सेकंड हो गए। ठीक है, ये वाला भी जो SI यूनिट का कंसेप्ट है ये भी कई बार आया हुआ है, तो इसको आप मतलब सदाबहार क्वेश्चन मान के इसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, लगभग हर दूसरे तीसरे सेट में इससे क्वेश्चन एक दो बनते ही हैं यूनिट से। परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी पे पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? तो इनमें से सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 92। और एटॉमिक मास कितना होता है? 238। ठीक है, एटॉमिक यूनिट कितना होता है? 92 और एटॉमिक मास कितना होता है? 238 होता है। इसका क्या हुआ? ऑप्शन डी सही हो गया। ये क्या है? पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। ठीक है, इनमें से इन चारों ऑप्शन में से तांबा का ये 30 से कम होता है, लोहा का भी 30 से कम होता है, चांदी का 50 के आसपास होता है, लेकिन यूरेनियम का कितना है? 92 है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही हुआ? यूरेनियम ही सबसे भारी होता है। यदि यूरेनियम ना होता, इसके स्थान पर हाइड्रोजन हो जाता, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता? तब इसमें जो चांदी है वो सबसे मतलब भारी धातु वो तत्व हो जाता है ना। आप बताएंगे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है और उसका परमाणु क्रमांक कितना है, यानी एटॉमिक नंबर क्या है? ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी धातु कौन सा है और उसका एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, चलिए, औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित है?
विच ब्रांच ऑफ मेडिसिन इज रिलेटेड टू बॉडी टिश्यूज़ एंड फ्लूइड्स। तो ये जो रिलेटेड है ये है पैथोलॉजी से। पैथोलॉजी होता है ना, पैथोलॉजी में ही तो हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, और कहाँ टेस्ट कराते हैं? ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सब कुछ कहाँ पे होता है? पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में ही होता है। यानी कि जो शरीर के फ्लूइड हैं यानी ब्लड, यूरिन, सब कुछ कहाँ जांच हो रहा है हमारा? पैथोलॉजी में। तो इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन सी सही हुआ। और फार्माकोलॉजी किससे संबंधित है? ये दवाओं के फंक्शन पे डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? फार्माकोलॉजी। फार्मा मतलब दवाएं, और उसके फंक्शन पे डिपेंड जो कर रहा है उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। पेडियाट्रिक्स किससे है? पेडियाट्रिक्स मतलब ये बच्चों के रोगों से संबंधित होता है। किससे? बच्चों के रोगों से संबंधित होता है। और फिजियोथेरेपी किससे संबंधित होता है? ये फिजियोथेरेपी का मतलब होता है ये बच्चों जो ये फिजियोथेरेपी मतलब कि ये बॉडी के मूवमेंट के आधार पे ये इलाज करता है। मूवमेंट के आधार पे कौन सा डिपार्टमेंट इलाज करता है? फिजियोथेरेपी। अब यूट्यूब वीडियोज़ में देखते होंगे ना कि तरह तरह से उसके शरीर को वो मोड़ते हैं, घुमाते हैं, उससे चीज़ें ठीक हो जाती हैं। पैर का दर्द, सर का दर्द, कमर का दर्द, है ना? तो वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है? फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट होता है। इनमें से कौन सी विधि सतह पर पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित होता है? यानी कि क्या कम करना है हमको? क्या? घर्षण को बढ़ाना है। घर्षण को बढ़ाना है तो यानी कि उसका खुरदुरापन बढ़ा देंगे। जैसे आप अपने हाथ को घिस रहे हैं, यदि ऐसे आपका हाथ एकदम से ड्राई है और एकदम खुरदुरा हो गया है ऐसे मौसम में, तो फिर आपका जो हाथ के बीच में जब आप घिसेंगे तो उसमें ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी, यानी उसके बदले घर्षण बढ़ गया है। ठीक है। लेकिन यदि रोलर का इस्तेमाल करेंगे तो यानी कि उसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा। बाल बियरिंग का यूज़ करेंगे, वो भी फ्रिक्शन को कम करेगा। ल्यूब्रिकेशन यानी स्नेह का यूज करेंगे, ये सब के सब क्या फ्रिक्शन को कम करेंगे और सतह का खुरदुरापन बढ़ाने से फ्रिक्शन बढ़ेगा। इसका इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन ए सही हुआ। ठीक है। सरौते की कार्य प्रणाली में निम्न में से किस प्रकार के उत्तोलक का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, ये वाले क्वेश्चन में यदि आप कंसेप्ट पे जाएंगे तो आप टहलते रहेंगे और आपसे क्वेश्चन हर बार गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आप 3 बातें याद रख लीजिए। ठीक है। और तीनों के डायग्राम ऐसे दिमाग में एक बार बना लीजिए। जैसे, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे ये जो कैंची होता है, कैंची ऐसे ही तो होता है, ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है। यहाँ पे हम हाथ यूज करते हैं, यानी यहाँ हम फोर्स लगाते हैं, और यहाँ पे कुछ चीज़ होता है, इसके सहारे ये इसको काटता है ना? और यहाँ पे बीच में हिंज होता है, तो इसको बोलते हैं कि क्या होता है? ये पहले टाइप का उत्तोलक है। ठीक है। और जो दूसरे टाइप का उत्तोलक होता है, दूसरे टाइप का उत्तोलक क्या होता है? वो सरौते टाइप का होता है। सरौता कैसे होता है देखने में? ऐसे है, यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे हिंज लगा होता है, इसमें हिंज यहाँ पे लगा होता है, फोर्स हम यहाँ से लगा रहे होते हैं, और कुछ भी चीज़ काटना होता है इसको बीच में रखते हैं। जब काटने वाली चीज़ को बीच में रखते हैं तो वो क्या होता है? सेकंड टाइप का होता है। और जो थर्ड टाइप का उत्तोलक होता है वो उसका चिमटा होता है ना? चिमटा कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है। हम यहाँ से कुछ भी पकड़ना होता है, यहाँ रखते हैं, हिंज यहाँ किनारे होता है, और हमारा जो हाथ होता है यहाँ कहीं बीच में हम हाथ से फोर्स लगा रहे होते हैं, है ना? तो ये वाला कौन सा टाइप का है? तीसरा। तो आप 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे कि कैंची जो है प्रथम टाइप का उत्तोलक होता है, सरौता द्वितीय टाइप का उत्तोलक होता है, और जो चिमटा होता है ये तृतीय टाइप का एग्जाम्पल होता है। ठीक है। अब कुछ भी पूछेगा तो आप इनके शेप से उसके शेप को मैच कराने का ट्राई करेंगे, उसके आधार पे आप तीनों में से चुन के बता देंगे। जैसे क्या पूछा? सरौता। सरौता कौन से टाइप का है? दूसरे टाइप का है। ठीक है। तो इसका क्या सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे इसमें? यदि आपको शेप वाले कंसेप्ट से नहीं समझ में आया तो ऐसे याद रखिएगा कि जो कैंची होती है वो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आता है। ठीक है। जो सरौता होता है वो किस में आता है? सरौता सेकंड टाइप में आता है। जो चिमटा होता है वो किस में आता है? थर्ड वाले में आता है। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन ज़्यादातर खट्टे फल स्ट्रॉबेरी और आलू में पाया जाता है? कौन सा? खट्टा फल यानी कि सीधा सा विटामिन सी। जहाँ भी खट्टे की बात आएगी वो विटामिन सी होगा। ठीक है।
निम्न में से कौन सा अकशेरुकी प्रणालियों का उदाहरण है? अकशेरुकी मतलब कि उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है ना, यही तो होता है अकशेरुकी का मतलब होता है। तो इनमें से मछली में भी है, सांप में भी है, गिरगिट में भी है, मेढक में भी है। सिर्फ जो केचुआ और जोक होता है, केचुआ और जोक किस में आते हैं? ये एनीलिडा संघ में आते हैं। किस में आते हैं? ये एनीलिडा में आते हैं। किसमें? एनीलिडा संघ में आते हैं। और इनमें क्या होता है? ये रीढ़ की हड्डी नहीं मिलती है ना। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अकशेरुकी जंतु हो गए, ठीक है। जबकि मछली हो गया, मेढक हो गया, सांप हो गया, गिरगिट हो गया, इन सब में कशेरुकी होते हैं ये, यानी इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है? जैसे हलचल, स्पर्श, दृष्टि, श्रवण और विचार। ये इन सब के लिए कलेक्टिव जिम्मेदारी है किसकी? कार्टेक्स की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। सेरिब्रल कार्टेक्स। कार्टेक्स कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन सी में है, ठीक है। इन सब के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है? जो कार्टेक्स भाग होता है वो जिम्मेदार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडलन में तार का घुमाव द्वितीयक कुंडलन से ज़्यादा है तो, अब देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है उसका बेसिक फंक्शन कैसा दिखता है, पहले हम उसको देखते हैं। जैसे देखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसे बना होता है, ठीक है। ये जो पहले कुंडलन है इसमें समझिए कि बहुत ऐसे कुंडलन है, घुमाव ज़्यादा है। द्वितीय कुंडलन में घुमाव कम है। और ये आपको पता है ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। ये पहले वाले में कह रहा है कि उसका घुमाव ज़्यादा है, द्वितीय का कम है। तो जिसका कम होगा, जिसका घुमाव कम होगा उसका वोल्टेज कम होगा, यानी सेकंड का क्या होगा? वोल्टेज कम होगा, वोल्टेज कम होगा, ठीक है। तो इसलिए जब इसका वोल्टेज कम होगा तो ये जो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत के आधार पर ये सेकंड वाले में धारा बढ़ जाएगी। क्या होगी? धारा बढ़ जाएगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन देखेंगे कि जिसमें धारा बढ़ेगी, ठीक है, और वोल्टेज कम होगा? वोल्टेज कम होगा और धारा बढ़ेगी, तो यानी कि ये कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। क्या ऑप्शन में है? डी। प्राथमिक की तुलना में द्वितीयक पर आउटपुट वोल्टेज कम होता है और धारा बढ़ती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन डी। वो वोल्टेज कम क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो जो कुंडलन है यानी कि तार का घुमाव, वो ये मतलब कि पहले वाले में ज़्यादा है, दूसरे वाले में कम है, इसलिए वोल्टेज कम है, इसलिए धारा उसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। जब मुक्त रूप से गिरता हुआ स्काई ड्राइवर अपने हाथ और पैर फैलाता है तो गिरते की चाल तुरंत क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए जैसे अब आदमी कहीं से गिर रहा है, ये समझिए एक आदमी है जो कि ऐसे गिरता हुआ चला आ रहा आसमान से। इस पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा जिसके वजह से उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जी आ रहा होगा, ठीक है। यदि वो सिर्फ ऐसे हाथ को सिकोड़े हुए नीचे आ रहा है तो यानी कि उसका जो फोर्स का रेजिस्टेंस होगा, हवा का रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन जैसे ही हाथ फैलाएगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी हवा भी उसके ऊपर एक फोर्स ज़्यादा लगाने लग जाएगी। जब ऊपर की ओर फोर्स भी लगने लग जाएगा तो यानी कि जो नीचे वाला फोर्स है उनमें से थोड़ी सी कमी आएगी खिंचाव में, तो यानी कि जो उसका एक्सेलरेशन है थोड़ा सा तो कम होगा ही होगा ना, ठीक है। तो यानी कि जो उसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी कम हो जाएगी तो ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, ठीक है। किस में है? ऑप्शन बी में है, ठीक है। ये समझ में आया? देखो जो इसमें ये लिखा है ना ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स का क्या मतलब होता है? जब वो हाथ फैलाएगा तो हवा के कारण जो रेजिस्टेंस लग रहा है उसी को हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स, ठीक है। ऐसी स्थिति जब उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो ये जो होता है ड्रैग फोर्स होता है, ये वेलोसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए जब वो नीचे की ओर आना स्टार्ट करेगा तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये जो फोर्स एफ यानी ड्रैग फोर्स है इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा यानी एक वेलोसिटी ऐसा आएगा कि ये जो फोर्स है और ये जो नीचे वाला फोर्स है यानी जी, दोनों बराबर हो जाएंगे। जिस पॉइंट पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो यानी अब इस पर भी कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, अब यानी कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो यानी कि अब ये मुक्त रूप से ऐसे गिरने लग जाएगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है।
तो ये इसलिए इस वाले कंसेप्ट को क्या, ये जो मतलब कि लिखा हुआ है ना, कर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्स कहता है कि ये चंद्रमा का द्रव्यमान उसके वर्तमान द्रव्यमान से दोगुना होता है तो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य का बल का दोगुना होगा। और ट्रेसी कहती है कि यदि चंद्रमा पृथ्वी से आधी दूरी पर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना होता है। देखिए, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है यानी एफ ऑफ जी कितना होता है, जी ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। मास क्या है, एक पिंड का द्रव्यमान, मास m2 क्या है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान, r दोनों पिंडों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, अब यदि मास m है, कह रहा है कि उसके मास को दोगुना करना है। मास यानी m का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है फोर्स, यानी जब मास दोगुना होगा उसका फोर्स भी दोगुना होगा, यानी Lx तो बात सही कह रहा है भाई। दूसरे वाले को देखते हैं, कह रहा है कि यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में दूरी आधी होती, यानी कि r को क्या कर देना है, आधा कर देना है। यदि r आधा होगा तो f r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यदि इसका आधा होगा तो यानी कि r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये r कह रहा आधा होगा तो हमको r स्क्वायर देखना है, r 4 गुना हो जाएगा, r 4 से भाग हो जाएगा। लेकिन यदि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यानी कि 4 गुना हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ये भी बात सही है। तो यानी जो भी बात है दोनों बात भाई सही कह रहे हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वो अपने गति के दौरान, देखिए ये एक ज़मीन है, यहाँ से हमने गेंद को ऊपर फेंका, ये ऊपर जाके रुकी, ये नीचे की ओर हमेशा इस पर जो एक्सेलरेशन है जी काम करता रहेगा। जब हम इसको ऊपर की ओर फेंकेंगे, वी वेलोसिटी से फेंकेंगे, ये ऊपर की ओर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कम होती जाएगी। फिर ये वहीं से वापस मुड़ के नीचे ज़मीन पे आने लग जाएगा। जी नीचे ज़मीन पे आएगा तो यानी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और जितने वेलोसिटी हमने फेंका था उसी सेम वेलोसिटी से यहाँ आकर टकरा जाएगी। यानी कि टोटल जर्नी में एक जी एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी कम हुआ और बढ़ा, तो यानी कि वेग घटता बढ़ता रहेगा लेकिन जो त्वरण होगा वो एक समान रहेगा। त्वरण एक समान रहेगा और वेग घटता जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में उपलब्ध है, ऑप्शन डी में सही है। ठीक है, ऑप्शन डी में हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वस्तु पर लगने वाला कुल बल 0 है तो इनमें से क्या सही होगा। देखिए, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, F बराबर m इंटू ए होता है, यही होता है ना फोर्स का फार्मूला। हाँ, तो जब हम कह रहा है कि F 0 है तो ए भी 0 होगा। मास तो 0 हो नहीं सकता, मास कुछ तो होगा, पिंड का द्रव्यमान, यानी कि ये तो 0 होने से रहा। तो यानी कि यदि फोर्स 0 है तो इसका सिंपल सा एक मतलब है कि यानी एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 का क्या मतलब है कि वो या तो स्थिर अवस्था में रही है या तो चलती है तो वो चलती ही रहेगी। जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वो अपनी वेलोसिटी को कैसे मतलब चेंज करेगी। यदि कोई चीज़ चल रही है उसको रोकने के लिए भी, जैसे कार चल रही है तो उसको रोकने के लिए भी तो ब्रेक लगाना पड़ता है ना। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। यानी कि यदि स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी और एक समान गति से चल रही है तो वो एक समान गति से ही चलती रहेगी। ये हाँ, आप यदि यहाँ से ना समझ में आया तो जो न्यूटन का पहला नियम है, न्यूटन का पहला नियम है वो क्या कहता है कि यदि कोई चीज़ विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी और वो गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी। उसकी अवस्था में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो जब फोर्स ही नहीं लगाया जा रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, वो इतना स्टेट कहाँ से चेंज करेगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, देखिए वाट सेकंड किसकी एक इकाई होती है। देखिए वाट सेकंड, वाट किसका यूनिट होता है, ये पावर की यूनिट होती है। पावर का क्या फार्मूला होता है, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि कोई भी व्यक्ति कितना काम कितने समय में कर सकता है उसी को नापने के लिए पावर यूज होता है। अब ये जो वर्क का फार्मूला क्या हो गया, पी इंटू टी हो गया, पी इंटू टी हो गया। पावर की यूनिट क्या है, वाट है, ठीक है, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है। तो वाट इंटू सेकंड, वाट इंटू सेकंड से क्या हो गया, और ये क्या हो गया, वर्क। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है। तो वाट सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, जूल। जूल यानी कि एनर्जी का ये एक
इकाई है, ठीक है। ये किसकी यूनिट है? एनर्जी की एक यूनिट है। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की, ठीक है। एक गेंद को समतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। गेंद और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए, ऐसे एक हमने सेटअप बना लिया, ये एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी हुई है, समझिए कि ये एस दूरी पर रखी हुई है, ठीक है। तो ये जो इसके सामने इस मिरर में इसका इमेज बनेगा, ये जितना इसके दूरी पे सामने है इतना ही सेम डिस्टेंस दूरी पे इसका इमेज पीछे की ओर बनेगा, ठीक है। इमेज इस दूरी पर बनेगा। अब इस वस्तु और इस इमेज के बीच की दूरी क्या क्या हो गई? यानी कि s प्लस यानी कि 2s हो गई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि यदि दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है तो पीछे की ओर 40 सेंटीमीटर दूरी पे इसका इमेज बनेगा। तो अब इस गेंद और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 2s यानी कि 2 × 40 यानी कि 80 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। समझ में आया? इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसके कारण एक व्यक्ति की निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है? ये जो ह्यूमन आई वाला चैप्टर है फिजिक्स में, ये आप चाहे तो 9th की जो NCERT है उसमें जो ह्यूमन आई वाला टॉपिक है आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हर सेट में यार एक क्वेश्चन तो है ही। तो आप इसको पढ़ के, यदि आपको ने पहले पढ़ रखा है, यदि आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो कोई बात नहीं तो आप इसको पढ़ के ख़त्म ही करिए, ठीक है। क्योंकि इसके बिना कोई भी सेट आज तक बना नहीं। 15 सेट कर लिया मैंने, 15 में को मिला ही है ह्यूमन आई से, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है कि उस दृष्टिदोष को क्या कहते हैं? देखें, ये हमारी आँख है, अरे आँख बन जा भाई, ये आँख है, ठीक है। ये हमारा लेंस है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये हमारा पीछे को रेटिना होगा, ठीक है। रेटिना पे ही इमेज बनता है। इसके सामने कोई एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब पास में देखने होता है कि जो इससे आने वाली लाइट होती है ये रेटिना के पीछे मिलने लगती है। कहाँ पे मिलती है? ये रेटिना के पीछे की ओर मिलने लगती है। रेटिना के पीछे ओर मिलने का मतलब ये है कि अब इसको जो इमेज जो है रेटिना के पीछे बनने लग जाएगी, तो इसको साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। इसको क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष। इसको भी आप ध्यान रखें। जैसे ये इंग्लिश में तो हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। क्यों? जबकि देखो इसको नज़दीक का देखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन इसको फिर भी बोलते हैं हम लोग दूर दृष्टि दोष। इसके आधार पर नहीं बोल रहे हैं कि ये पास में रखा है ये इसलिए नहीं दिख रहा है, कि दूर बन रहा है, इसके आधार पे हम इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष या दृष्टि दोष। तो आप इसको इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। हिंदी जब इमेज पीछे बनता है यानी पास में देखने में दिक्कत होती है, इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। और हो सके तो क्लास 9th की जो NCERT है उसमें से जो ह्यूमन आई वाला कंसेप्ट है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय का एक परिणाम है। ये वाला भी कंसेप्ट हमने कल देखा हुआ है, फिर से देखते हैं। ये क्या है? अर्थ है। अर्थ के चारों ओर इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट है तो यानी हवा है। हवा है तो यानी हवा में हमको पता है कि जो नीचे की जो लेयर है वो उसका क्या होता है? वो कहाँ चला गया? कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग? ये वाला कर लिया था, ट्रांसफार्मर भी हो गया था, स्काई ड्राइवर वाला भी हो गया था, दृष्टि दोष। ये तारों का टिमटिमाना वाला कर रहे थे ना। क्या है कि ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट है तो यानी हवा है। हवा है तो हमको पता है कि ऊपर की ओर जाने पर टेम्परेचर हवा का कम होता चला जाता है। तो यानी डिफरेंट टेम्परेचर, तो यानी कि जो हवा का तब अपवर्तनांक यानी n होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी चेंज होता जाएगा। अब यहाँ पे समझिए कि कोई एक स्टार है, ठीक है। एक स्टार से जब लाइट चली, यहाँ जब इन्वायरमेंट में आया तो यहाँ से पार होने के बाद ये
इसका रिफ्रैक्शन हुआ होगा, फिर ये रिफ्रैक्शन होगा, फिर ये ऐसे होते हुए चला आएगा। तो यानी कि बार बार अपवर्तन होते होते ये हमारी आँखों में आता है। अब जब हवा चलती है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो ये जो लाइट आ रही है इसका पाथ चेंज होगा, पाथ चेंज होगा तो यानी कि कभी दिखेगा कि वो तारा वहाँ पे है, कभी दिखेगा वो तारा वहाँ पे नहीं है। तो हमको ये लगेगा कि यार तारा तो टिमटिमा रहा है, जबकि उससे लाइट हमेशा इमिट हो रही है। इसलिए क्या ऑप्शन सही होगा, ये तारा को टिमटिमाना किसकी वजह से हो रहा है, अपवर्तन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, अपवर्तन की वजह से। ठीक है, समझ में आया वाला कंसेप्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 एम्पियर की विद्युत धारा 12 ओम के प्रतिरोध से 20 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। प्रतिरोधों में 1 सेकंड में होने वाले आवेश की मात्रा बताइए। देखिए Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। ठीक है, Q क्या है, ये होता है आवेश की मात्रा, I क्या होता है धारा, और ये T कितना होता है, समय होता है। Q इक्वल टू I इंटू टी। इस फार्मूले में रखते हैं, I कितना है 2 एम्पियर और टाइम कितना है 20 मिनट। 20 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 20 गुणते 60, ये कितना हो जाएगा 1200 सेकंड हो जाएगा, है ना। तो ये टोटल कितना हो गया 2400 कूलाम। इसको कूलाम में ही नापते हैं। ये जो 2400 कूलाम जा रहा है ये कह रहा है कि कितने मिनट में जा रहा है, 20 मिनट यानी 1200 सेकंड में जा रहा है ना। क्वेश्चन के हिसाब से तो यही है, 20 मिनट में इतने एम्पियर की धारा जा रही है। तो ये 2 एम्पियर की धारा जा रही है, तो यानी कि कुल कितने कूलाम जा रहा है 2400 कूलाम, लेकिन इसको जाने में 1200 सेकंड लग रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 1200 सेकंड में 2400 कूलाम जा रहा है। तो यानी 1 सेकंड में 2400 बटे 1200 यानी कि 12 दूना का 24, यानी कि 2 कूलाम 1 सेकंड में जा पा रहा होगा। 2 कूलाम कौन से ऑप्शन में सही है, ए में है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, एक मोटर एक ऐसा उपकरण है जो, अब मोटर का काम क्या होता है, हमने बटन दबाया वो घूमने लग गया, यानी कि बटन दबाया हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हुई, और घूम रहा है तो वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो ये क्या कर रहा है कि उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में। मोटर का क्या काम हुआ, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, जीवाश्म विज्ञानी पैलेंटोलॉजी कौन होता है जो अध्ययन करता है, जीवाश्म विज्ञानी का क्या मतलब हुआ, जो जीवाश्मों का अध्ययन करेगा, यानी फॉसिल्स का अध्ययन करेगा। फॉसिल्स का अध्ययन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैविक ऊर्जा इनमें से क्या है, ये देखिए जो होता सेल का पावर हाउस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो पावर का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, किसके थ्रू होता है, एटीपी यानी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। और एडेनिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, बायोलॉजिकल एनर्जी का एक फॉर्म है। डीएनए आरएनए क्या है, ये एक आनुवंशिकी पदार्थ हैं, है ना। तो इनमें से क्या ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी, एटीपी क्या है, बायोलॉजिकल एनर्जी का फॉर्म है इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानव अंग एंजाइमों के साथ हार्मोन भी स्रावित करता है। देखिए जो हमारा अग्नाशय है यानी पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, जो अंतःस्रावी भी और बहिर्स्रावी भी होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। पेनक्रियाज की एक क्वालिटी ये होती है, ये क्या करता है कि इसी में से हार्मोन भी निकलते हैं और कुछ ये एंजाइम का भी श्रावण करता है। क्या है, एंजाइम भी इसी से निकलते हैं। तो इन जो चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक अग्नाशय यानी पेनक्रियाज ही ऐसा है जहाँ से एंजाइम के साथ साथ हार्मोन का भी श्रावण होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो गया, क्या, बी सही हो गया। तो इस प्रकार से हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। लेकिन यदि आप अब चाहें तो आप अपने आप से डिसाइड करिए कि अब आपको साइंस में कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। अलग अलग लोगों से, किसी से 25 में से हो सकता है 17-18 ही सही हो पा रहे हो, किसी से 20-22 सही हो जा रहे हैं। तो आप अपनी कमजोरी और आपकी मजबूती क्या है, आप उसके आधार पर डिसाइड करिए कि आपको कौन से टॉपिक पे कितना ज़्यादा वक्त देना है, कौन से कितने समय देना है। ठीक है,
मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जिन्होंने 9th-10th में एनसीईआरटी यानी कि जो भी उनकी साइंस की बुक रही होगी, यदि उसको अच्छे से पढ़ी है उन्होंने, तो उनसे तो यार अभी ये सब क्वेश्चन अब लूसेंट पढ़ने के बाद अच्छे से हो पा रहे होंगे, ठीक है। तो उनके लिए तो लूसेंट सफिशिएंट है साइंस वाले सेक्शन के लिए। यदि उन्होंने उस टाइम पे अच्छे से मेहनत नहीं किया था, तो आप कुछ टॉपिक जो हैं वो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। अब जैसे क्या क्या है कि अब आप एनसीईआरटी ख़रीदेंगे, उसको पढ़ेंगे तो बहुत समय जाएगा। तो उनके लिए भी ये है कि आप पूरी एनसीईआरटी मत पढ़िए, आप लूसेंट पहले पढ़िए। लूसेंट से जितनी बातें आपको समझ में आ जा रही हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जो एनसीईआरटी वाली चीज़ें हैं, आप एनसीईआरटी का टॉपिक को गूगल करिए, उसको अच्छे से समझिए और समझ में आता है फिर लूसेंट उठाइए, आगे पढ़ते हुए चले जाइए, ठीक है। इसी तरह आप साइंस को कंप्लीट कर सकते हैं, वरना आप परेशान रहेंगे और आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। पीवाईक्यू सीरीज़ का यही मतलब होता है कि आप समझ पाएँ कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं, उनमें से आपको कितना क्वेश्चन हो जा रहा है, कितना क्वेश्चन रह जा रहा है, कौन से टॉपिक से छूट रहा है, ठीक है, और कौन सा टॉपिक आपको मजबूत है। आप अपनी कमजोरी और मजबूती को देख करके उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आपको अभी एनसीईआरटी पढ़ना है कि लूसेंट पढ़ना है, ठीक है। आप अपनी क्षमता के हिसाब से देख लीजिए। चलिए चलते हैं, आज की क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अब हाँ, कल से एक अनाउंसमेंट ये करना है कि कल से हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी का पोर्शन। कौन सा? ज्योग्राफी, ठीक है। तो कल से हमारी ज्योग्राफी की जो ये पीवाईक्यू सीरीज़ है, कल से हम इसको शुरू कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।